हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। अर्थ के उन आइलैंड्स के ग्रुप जिनमें सबसे डेडलिएस्ट काइंड ऑफ वोल्केनो सिचुएटेड है, उन आर्क ऑफ आइलैंड में अगेन इरप्शन हुआ। अभी से कुछ समय पहले ही इबू जो आइलैंड है इंडोनेशिया का, वहां इरप्शन हुआ था, जहां एक माह में 8000 बार वोल्केनिक इरप्शन हुआ। अगेन न्यूज दैट इंडोनेशिया का आइलैंड जहां पे लोबोटोबी नाम से दो वोल्केनोज हैं, उनमें से मेल जो लोबोटोबी आइलैंड है या वोल्केनो है, उसमें इरप्शन हुआ। रफली अराउंड 5 किलोमीटर की हाइट तक वो डस्ट और एशेस देखने को मिली। अब यहां ध्यान से समझिएगा कि ये वो डेडलिएस्ट वोल्केनोज हैं जिन एरिया के वोल्केनोज ने एक समय पर पूरे ह्यूमन इवोल्यूशन को डिस्टर्ब करा था। मानव की आनुवंशिकी में अगर आपको ना पता हो तो जस्ट लेट मी टेल यू दैट ह्यूमन डीएनए में 99.99% की कॉमनैलिटी है। इट मींस के वर्ल्ड मैप पे अगर आप देखोगे तो वो ह्यूमंस जो कि अफ्रीका में कहीं रहते हैं, कालाहारी डेजर्ट में, जिन्हें बुशमैन के नाम से जाना जाता है, वो ह्यूमन हो, या फिर एस्किमो जो कनाडा में रहते हैं बर्फ का इग्लू बनाकर, डियर वो ह्यूमंस हो, ये सारे ह्यूमंस में डीएनए की कॉमनैलिटी है 99.99% की। इतनी कॉमनैलिटी का रीजन इज 800 करोड़ लोगों की जो आबादी अर्थ पे रह रही है, दे आर नथिंग बट एंसिस्टर्स और ऑफस्प्रिंग्स ऑफ, मतलब ये 800 करोड़ लोग केवल और केवल 10 से 15 हजार वानरों की संतानें हैं। यह कहलाता है ह्यूमन पॉपुलेशन में बॉटलनेक। और यह बॉटलनेक लाने वाले ज्वालामुखी जो है, जिस आइलैंड में सिचुएटेड है, उस आइलैंड में अगेन वोल्केनिक इरप्शन है। भले ही ये वोल्केनिक इरप्शन डेडलिएस्ट नहीं है, कोई कैजुअलिटीज नहीं है, बट द रियलिटी इज कि इस एरिया के वोल्केनोज दे आर एक्टिव इन नेचर एंड यहां पर हलचल शुरू हो गई है। जिन बच्चों का ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा उनके लिए खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेक श्योर कि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है देन गो विद द सब्जेक्ट। आपको अभी इस लेक्चर में जो चीजें मैं बताने वाला हूं दे आर सुपर इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं न्यूज की बात करूं तो यहां पर दो वोल्केनोज हैं। फाइन, नाम है इनका लोबोटोबी लाकी लाकी। ये जो है ये मेल आइलैंड कहलाता है, मेल वोल्केनो कहलाता है। और इसी का जो कपल आइलैंड है, एक्चुअली में इसे भी कहा जाता है लोबोटोबी पेरम्पुआना। ये दो वोल्केनोज हैं, आउट ऑफ विच मेल वोल्केनो में जो है वो इरप्शन हुआ है। अब यहां पर जो इरप्शन हुआ, ये एग्जैक्टली अगर हम कहें तो इंडोनेशियन आर्क ऑफ आइलैंड, इसमें आपको इस एरिया में दिखाई देगा, विच इज कॉल्ड एज सुमात्रा। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज जावा। एंड इसके बाद जो लेसर सुंडा आइलैंड्स हैं, इनमें नदर्न साइड पे आपको जो है वो फेरोस द्वीप दिखाई देंगे, फेरोस आइलैंड दिखाई देंगे, जो कि ब्रुनोई के जस्ट पास आते हैं। यहां पर आपको वोल्केनिक इरप्शन दिख रहा है। अब यहां ध्यान से समझिए कि इस एरिया के जो वोल्केनोज हैं, इन वोल्केनोज को अर्थ के कुछ सबसे डेडलिएस्ट वोल्केनोज में जाना जाता है। मैं एग्जांपल आपको दो केस स्टडी से देने वाला हूं। एक केस स्टडी है रिलेटेड विद द टोबा वोल्केनो। फाइन, एक वोल्केनो है विच इज कॉल्ड एज टोबा वोल्केनो। और इस वोल्केनो में इरप्शन के कारण एक समय पर जो ह्यूमन इवोल्यूशन था वो डिस्टर्ब हो गया था। ह्यूमन जो पॉपुलेशन थी उसका सडन डिक्लाइनेशन था और केवल 10 से 12 हजार वानर ही जिंदा थे। बाकी के सारे जो हमारे पूर्वज हैं उन सभी की डेथ हो गई थी। फाइन, ये एक टोबा वोल्केनो की केस स्टडी है। एंड द अनदर वन इज क्रांकाताओ वोल्केनो। यू कैन से कि टोबा वोल्केनो जहां था उसी का छोटा भाई क्रांकाताओ वोल्केनो सुपर डेडलिएस्ट है। अब ये दोनों ही वोल्केनो आपको दिखाई देते हैं इंडोनेशियन आर्क ऑफ आइलैंड में। सबसे पहले मैं बात करता हूं टोबा वोल्केनो की। यहां ध्यान से देखिएगा, टोबा सुपरनोवा वोल्केनो, एक ऐसा वोल्केनो जो इंडोनेशियन आर्क ऑफ आइलैंड में अब नहीं है। ये जो आइलैंड था ये सुमात्रा में आज के समय, ये जो ज्वालामुखी था वो आज के समय सुमात्रा आइलैंड में एक लेक के फॉर्म में उपस्थित है। इसमें रफली अराउंड 70,000 वर्ष पहले, 70,000 ईयर्स अगो, इस वोल्केनो में इरप्शन हुआ। और डियर, इस वोल्केनिक इरप्शन के कारण जो डस्ट और एशेज निकली थी, जो धूल और राख के कण निकले थे, इन्होंने रफली अराउंड 70,000 ईयर्स अगो अर्थ को एक मिनी आइस एज की तरफ जो है मूव करा दिया था। एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो हुआ यह था कि सुमात्रा आइलैंड, जो कि इन्हीं आर्क ऑफ आइलैंड का हिस्सा है, जैसा अभी मैंने कुछ देर पहले आपको मैप पर दर्शाया,
सुमात्रा आइलैंड में सुपरनोवा विस्फोट हुआ, सुपरनोवा इरप्शन हुआ। और ये जो सुपरनोवा इरप्शन है, नॉट विस्फोट, इट इज इरप्शन, इस इरप्शन के कारण जो है इतने ह्यूज अमाउंट में डस्ट और एशेज निकली कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूरा का पूरा वोल्केनो था वो ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद वहां पर पूरा डिप्रेशन बन गया और आज उस डिप्रेशन के अंदर लेक है। और जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ उससे इतने ह्यूज अमाउंट में डस्ट और एशेज निकली कि वो हमारे एटमॉस्फेयर की अपर लेयर में पहुंची, स्ट्रेटोस्फेयर के अपर पार्ट में पहुंची, समताप मंडल के ऊपरी भाग में पहुंची। और इन्होंने जो है वो सन से आने वाले रेडिएशन को करा ब्लॉक, और इससे अर्थ में सतह के पास जनरेट हुआ कूलिंग इफेक्ट, और इस कारण से इंडोनेशियन आर्क ऑफ आइलैंड से स्टार्ट हुआ स्प्रेड होना एक आइस एज। और डियर ये जो आइस एज था ये इंडोनेशियन आर्क ऑफ आइलैंड से, इंडोनेशिया के एरिया से स्प्रेड होते हुए जो है वो पूरे एरिया में फैला। इसी एरिया में कहा जाता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन निवास करती थी, हमारे पूर्वज निवास करते थे। और जैसे जैसे ये जो आइस एज है ये स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ, इस एरिया से ह्यूमंस ने माइग्रेट करना स्टार्ट करा। आई थिंक आपने सुना होगा कि ह्यूमंस जो है वो जेनेसिस अफ्रीका से बिलोंग करता है, ह्यूमंस अफ्रीका से निकले थे। बट कहा यह जाता है कि उसके पहले ह्यूमंस का पूरा स्ट्रेच, वानरों का पूरा स्ट्रेच जो है अर्थ पर था। बट टोवा सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण या इरप्शन के कारण इस एरिया से जो आइस एज या लिटिल आइस एज स्टार्ट हुआ, उसके कारण इस पूरे एरिया से जो मैमल्स थे, खासकर वानर थे, माइग्रेट करना स्टार्ट करे। और इस रेस में ह्यूमन के, मानो के वो पूर्वज जो बेसिकली उतने फिट नहीं थे, ये पीछे छूटते गए, उनकी डेथ होती गई। और जो रिमेनिंग थे, दोज हु आर फिट, वो केपेबल थे कि वो अफ्रीका की जो है वो रिफ्ट वैली तक पहुंच पाए। और जो वहां तक पहुंचे, जिनका सिलेक्शन सही रहा, दिशा सही रही, वो जीवित बच पाए। और रफली अराउंड केवल और केवल कुछ स्थानों पर कहा जाता है 10,000 और कुछ स्थानों पर कहा जाता है 20,000, इसके आसपास वानर जो है वो शेष रह पाए थे अफ्रीका की रिफ्ट वैली में। और फिर वहीं से वो रिफ्ट वैली से जो है वो इवोल्यूशन के क्रम में आगे बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो आज ह्यूमन की 800 करोड़ की आबादी में ये बदले। यानी कि इमेजिन कीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं तो अभी 800 करोड़ लोग जो है वो केवल 10,000 से 20,000 बंदरों की संतानें हैं। और यही कहा जाता है कि ह्यूमन के डीएनए में जो बॉटलनेक है वो उपस्थित है। और द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस बॉटलनेक के कारण आप पाओगे कि हमारा जो एंडिंग है वो निश्चित है। मतलब ये लाइन जो आपको अक्सर रिलीजियस स्क्रिप्ट्स में दिखती है कि मानव अपनी मृत्यु का कारण खुद लेकर जन्म लेता है, डियर इज एग्जैक्टली राइट। व्हाई? बिकॉज इस अर्थ में आपको अदर एनिमल्स में ऐसा शायद ही कहीं दिखे कि उनका डीएनए 99% कॉमन हो, 99.9% कॉमन हो। ह्यूमंस का डीएनए जो इतना कॉमन है, यह इंडिकेट करता है कि एक सिंगल डिजीज जो इस अर्थ के किसी भी ह्यूमन को इफेक्ट कर सकती है, वो अर्थ के हर एक ह्यूमन को कॉमनली इंपैक्ट करेगी। सो द रियलिटी इज के ह्यूमंस जो है ये समाप्त हो सकते हैं, 6th मास एक्सटिंक्शन हो सकता है जस्ट बाय अफेक्ट ऑफ अ वायरस। एंड लेट मी टेल यू कि अभी से 1 साल पहले की न्यूज है दैट जो तिब्बतियन प्लेट्यू है, तिब्बत का पठार है, वहां पर ज्योग्राफर्स ने जो है डिस्कवर करा कि ग्लेशियर्स के अंदर 1000 ईयर्स अगो जो वायरसेस अर्थ में मास एक्सटिंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वैसे वायरसेस को खोजा है। अब जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, इससे वो आइस मेल्ट होगी और हिमनदों के अंदर छुपे हुए वो वायरसेस जिन्होंने किसी समय पर मास एक्सटिंक्शन कॉज करा था, वो वायरसेस फिर से बाहर निकलेंगे। एंड वी आर वेरी मच वनरेबल फॉर दैट। हम काफी ज्यादा वनरेबल हैं उसके लिए। अब सोचिए कि ये एक टाइम बॉम्ब की तरह काम करता है। एक साइड वोल्केनिक इरप्शन ने ह्यूमन पॉपुलेशन में बॉटलनेक बना रखा है, और दूसरी तरफ उस बॉटलनेक से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली चीज, प्रभावित करने वाली चीज विच इज वायरसेस, वो हिमनदों के अंदर हैं और उन्हें हम पिघला रहे हैं। ऐसा एरिया, ऐसे वोल्केनोस का एरिया अगेन इज एक्टिव। डरने की बात नहीं है, सीखने की बात है। नाउ अनदर एग्जांपल ऑफ दैट इज क्रांकाताओ। मेक श्योर कि ये क्रांकाताओ इन टर्म्स ऑफ स्टडी लैंग्वेज अगर मैं कहूं तो ये वो क्रांकाताओ है जो टोबा का छोटा भाई है। टोबा जो लेक है, पहले वोल्केनो था अब लेक है, उस लेक में उस वोल्केनो का छोटा फॉर्म सेम आइलैंड में बट ओशनिक पार्ट में उपस्थित है, क्रांकाताओ। अ वोल्केनो जिसमें
अगर फुल फ्लेज कहा जाता है कि अगर इसमें फुल फ्लेज एक्सप्लोजन हो या फिर फुल फ्लेज इरप्शन हो, तो ये इरप्शन इतना खतरनाक होगा कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को पूरा ब्रेक कर देगा। और इवन कहा तो ये तक जाता है कि इसमें अगर एक्सप्लोजन होता है तो इससे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो पेनिनसुलर इंडिया की प्लेट है, आई थिंक आपने देख रखा होगा भाई, इस तरीके से जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया की प्लेट दिखाई देती है, ये पूरी प्लेट सबमर्ज हो जाएगी। कहा तो ये तक जाता है कि अगर फुल फ्लेज एक्सप्लोजन होता है तो आप इस बात से इमेजिन करें कि हमारा जो इंडोनेशियन आर्क ऑफ आइलैंड है या ये क्रांकाताव एरिया है, इस वॉल्केनो के ऊपर एक छोटा वॉल्केनो है विच इज कॉल्ड एज अना क्रांकाताव। और अना क्रांकाताव में 2004 में इरप्शन हुआ था। और उस 2004 की इरप्शन के टाइम पे मैं आपको अगर कंडीशंस बताऊं तो अर्थ जो है अपने एक्सिस पे जंप एंड बाउंस करी थी। इतना मैसिव एक्सप्लोजन था कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये अपने प्लेस से सेवरल मीटर आगे शिफ्ट हो गए थे। और इवन ये इरप्शन जो है वो इतना स्ट्रांग था कि पूरा का पूरा म्यांमार अपने प्लेस से आगे शिफ्ट हो गया था। नॉन ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे डेडलीस्ट सुनामी आई। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो गया और कभी वापस बाहर नहीं आया। और इवन हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड इंडिया का है, जो रामेश्वरम वाली बेल्ट है, यह बेल्ट या यह द्वीप भी पूरी तरह से उजड़ गया था। आप सोचकर देखिए, इतने डेडलीस्ट वॉल्केनो का एरिया इज इंडोनेशिया, और उस एरिया में एक्टिविटी कंटिन्यूएशन में चल रही है। अभी से कुछ समय पहले जैसा मैंने बताया, ईबू आइलैंड में आपको वॉल्केनिक इरप्शन दिख रहा था। अभी के टाइम पे जो है वो लोबोटोबी लाकी लाकी एंड लोबोटोबी पैम्पुआरा, इन दो वॉल्केनोज में इरप्शन है। वैसे तो मेनली लोबोटोबी लाकी लाकी पे है, जो कि मेल वॉल्केनो कहलाता है। दो वॉल्केनोज हैं एक ही एरिया में। अब क्वेश्चन ये आता है कि डियर, ये जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है ये एग्जैक्टली इतना फास्टर या इतना जो है वो बड़े लेवल पर क्यों दिखाई देती है हमें इंडोनेशिया के आसपास? तो यहां समझो ध्यान से, इसका रीजन है इस एरिया की टेक्टोनिक एक्टिविटी। इंडोनेशिया बेसिकली एक ऐसे मार्जिन पर आता है जहां पर दो मेजर प्लेट्स में कन्वर्जेंस है। आई थिंक आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए कि इंडोनेशिया या फिर प्लेट टेक्टोनिक ये कहता है कि पूरे अर्थ में जो आपको कॉन्टिनेंट और ओशन दिखाई दे रहे हैं, ये कॉन्टिनेंट और ये ओशंस एक्चुअली में प्लेट्स पर सिचुएटेड है। ये प्लेट्स हैं, और एक प्लेट मान लीजिए अफ्रीकन प्लेट है, तो अफ्रीकन प्लेट के एक पार्ट पर आपको अफ्रीका दिखाई देगा और रिमेनिंग पार्ट पर जो है वो आपको ओशन दिखाई देगा। इसी तरीके से आपको अफ्रीकन प्लेट दिखेगी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दिखेगी, जो है यूरेशियन प्लेट दिखाई देगी, और यहां पर पैसिफिक ओशन की यानी कि प्रशांत महासागर की प्लेट दिखेगी। अब इस बात को समझिए कि यहां पर कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस का मतलब है दो प्लेट्स आपस में मिल रही हैं। अब ये प्लेट्स कैसे मिलती हैं? तो एग्जैक्टली मैं कहूं तो ये है, दिस इज कॉल्ड एज स्टेनोस्फीयर, और ऊपर वाला जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। जो लिथोस्फीयर बेल्ट है या लिथोस्फीयर या जो प्लेट है, ये मूव कर रही है एक जेली लाइक कंडीशन के ऊपर, और ये जो जेली लाइक कंडीशन है ये दुर्बल मंडल कहलाती है, स्टेनोस्फीयर कहलाती है। और इसमें जो है, जैसे आप पानी को बॉईल करते हो तो उसके उबलने पर जो कन्वेक्शनल करंट बनता है, उबाल जो आपको दिखाई देता है, वैसी ही स्थिति यहां पर कन्वेक्शनल करंट की दिखाई देती है। और इस कन्वेक्शनल करंट के मूवमेंट के कारण बेसिकली यहां पर जो मैग्मा इस तरीके से मूव करता है, इसके मूवमेंट के कारण प्लेट्स मूव करती हैं। और जब प्लेट्स मूव करती हैं तो प्लेट्स के मूवमेंट पे ये एक दूसरे से टकराती हैं। अब समझिए, जब कभी ऐसा हो कि एक ओशियनिक प्लेट से या फिर एक ओशियनिक प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट से सबमर्ज होती है, मतलब उनमें कन्वर्जेंस होता है, तो जो ओशियनिक प्लेट है ये सबडक्ट होती है, ये नीचे जाती है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अब जो ओशियनिक प्लेट है, चूंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ये सबडक्ट होकर नीचे जाती है, और नीचे जाने पर ये मेल्ट होती है, और मेल्ट होने पर जो सरप्लस अमाउंट ऑफ मैग्मा बनता है, आप इमेजिन करें कि वो जो है वो जाएगा कहां? तो डियर, वो जो है वो प्लेट्स को ब्रेक कर कर बाहर आता है। प्लेट्स हार्ड होती हैं, इन्हें ब्रेक करने के लिए बहुत सारा बल चाहिए होता है। अब जब इतने प्रेशर के साथ प्लेट्स मूव करती हैं, इतने प्रेशर के साथ मैग्मा ऊपर आने का प्रयास करता है, तो जब यह सतह पर पहुंचता है तो मैसिव विस्फोट के साथ आता है, और यह विस्फोट जो है अंततः ज्वालामुखी को जन्म देता है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्लेट्स सबडक्ट होती हैं
वो ओशनिक प्लेट है, यानी कि महासागरीय प्लेट है, और महासागरीय प्लेट के सबडक्ट होने पर मैग्मा बनेगा। अब वो मैग्मा अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट को तोड़कर बाहर आ रहा है तो उस केस में वोल्केनोज का साइज मॉडरेट होता है। पर अगर दो ओशनिक प्लेट में कन्वर्जेंस हो, जैसा कि इंडोनेशिया के केस में है, जरा ध्यान से देखिए, यहां पर दो ओशनिक प्लेट, एग्जैक्टली अगर मैं आपसे कहूं तो दिस इज द एरिया, यहां पर आपको दिखाई देगा। यह प्रशांत महासागर की प्लेट का ओशनिक पार्ट है, यूरेशियन प्लेट का भी यहां ओशनिक पार्ट है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भी यह ओशनिक पार्ट है। यह तीन प्लेट्स का ओशनिक पार्ट है। और जब ओशनिक और ओशनिक प्लेट, यानी कि जो महासागरीय और महासागरीय प्लेट है, इनका अभिसरण होता है, तो इनके अभिसरण पे, इनके कन्वर्जेंस पे जो 2 और 3 प्लेट हैं, ये सारी की सारी सबडक्ट हो रही होती हैं, एक के नीचे एक ये जा रही होती हैं। ये सभी मेल्ट होती हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में मैग्मा बनता है, और ये मैग्मा जो है वो ज्यादा डेंसर, ज्यादा सघन ओशनिक प्लेट को तोड़कर बाहर आता है। अब इसे तोड़ने में ज्यादा बल लगेगा, इसका मतलब है जब इरप्शन होगा तो वो बहुत जोरदार इरप्शन होगा। और इरप्शन से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है कि उस इरप्शन के दौरान जो धूल और राख निकलती है, डस्ट और एशेज निकलती है, वो इमीडिएटली उस स्थान पर तो एसिडिक रेनफॉल कराती ही है। साथ में अगर ये अपर एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाए, या फिर अपर एटमॉस्फेयर का मेरा मतलब है समताप मंडल के नीचे तक, क्षोभ मंडल के ऊपरी पार्ट तक अगर ये पहुंच जाए, तो ये नीचे डीमिंग इफेक्ट देती हैं, ये नीचे जो है वो कूलिंग इफेक्ट देती हैं। और इस कूलिंग इफेक्ट के कारण आप पाओगे कि यहां से आइस एज ट्रिगर होने लगता है, पूरे एरिया में क्लाउड्स का फॉर्मेशन होने लगता है। अभी से कुछ समय पहले ही ये स्टडी आई थी कि ऐसे क्लाउड्स जो काफी ज्यादा डेंस स्नो से बने होते हैं, उन क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर देती है वो धूल और राख के कारण, वो एरोसोल्स जो निकलते हैं वोल्केनिक इरप्शन से। याद रखिए कि इस जानकारी से आपको यह बात समझ में आएगी कि एग्जैक्टली हमारी मदर नेचर कितनी जो है वो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से अर्थ पे लाइफ को डिजाइन करती है। यहां पर वोल्केनिक एक्टिविटीज ये नॉर्मल है। आप देखेंगे कि आए दिन इंडोनेशियन आर्क ऑफ आइलैंड में आपको वोल्केनिक एक्टिविटी दिखेगी, क्योंकि यहां प्लेट्स का कन्वर्जेंस है। आप जरा इमेजिन करिए कि अर्थ एक जगह पर जो है वो ह्यूमन इवोल्यूशन, एआई टेक्नोलॉजी इस ओर बढ़ रही है, और दूसरी ओर वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। मेक इट श्योर कि अगर आप इस लेक्चर में यहां तक आए हो तो मैं मानकर चलता हूं कि आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है। एक ऐसा ऑप्शनल जो कि आपको आपकी यूपीएससी की जर्नी में अल्टीमेट असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, इज वेटिंग फॉर यू। याद रखना बच्चे, 30 से 35 क्वेश्चंस जो डायरेक्टली ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से बिलोंग करते हैं, ये आपके लिए विल बी लाइक अ पीनट। मैंने हर बार रिपीट करा है कि अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं तो आपको 9th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस बेहद आसान लगेंगे। बिल्कुल वैसा ही है अगर आप ज्योग्राफी को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपको 30 से 35 क्वेश्चंस जो हर वर्ष ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछता है, वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, ये जो 30 से 35 क्वेश्चंस आपके लिए इजियर हो जाएंगे, ये क्वेश्चंस के अलावा आपको मेंस में अल्टीमेट असिस्टेंस मिलेगा इन इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट। जब आप 12th स्टैंडर्ड में थे, 9th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आसान लगते थे। जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ लेंगे, प्री में आने वाले 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन विल बी लाइक अ पीनट। बस आवश्यकता है हिंदी माध्यम को विशेषकर ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करने की। हमने इस सब्जेक्ट से अपनी दूरियां बनाई, उसका परिणाम है कि हमारा रिजल्ट यूपीएससी में 5% तक लिमिटेड है। अगर आप चाहते हो कि आप इससे बाहर आओ, तो मेक श्योर कि आप वो कुछ करो जो सभी नहीं कर रहे हैं। अगर सभी लोग जो कर रहे हैं आप भी वही करेंगे, आप भी वैसे ही पढ़ेंगे, तो डियर वही होगा जो सभी के साथ हो रहा है। अगर आप ये चाहते हो कि आप चेंज लाएं, और अगर आप ये चाहते हो कि आपकी सब्जेक्ट के लिए एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, आपको रट करना पढ़ना पड़े, ये ऑप्शनल आपके लिए है। दिस ऑप्शन इज वेटिंग फॉर यू। साथ में अगर आप फुल फ्लैश तैयारी करना चाहते हो तो दीज आर द फाउंडेशन बैचेस। फाउंडेशन बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं, और ये भी याद रखिएगा कि इन बैचेस में आपको जो है वो 1-to-1 मेंटरशिप, बुक्स का सेट, ये सब तो मिलेगा ही। साथ में प्री क्वालिफाई करने पर 100% फी रिटर्न का फीचर। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हर मंथ आपका एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, विच इज कॉल्ड एज रैंकर्स टेस्ट।
और रैंकर्स टेस्ट में अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपको 11,000 का कैश प्राइज मिलेगा। तो वो स्टूडेंट जो एक्चुअली में सफर करते हैं कि भाई हमारे पास इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ समस्याएं हैं, तो उसका अल्टीमेट सोल्यूशन है ये बैचेस। ये बैचेस में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। एडमिशन की लास्ट डेट 31 मई है। जब भी ज्वाइन करें इसका ध्यान रखिएगा। मेक श्योर कि जब भी आप इन बैचेस को ज्वाइन करो, यू हैव टू यूज दिस कोड विच इज कॉल्ड एज AK लाइव। एंड नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर हम जो है वो पढ़ने तो आपसे ही आए थे, बट बच्चे जब आप पढ़ने आ ही रहे हैं तो आपको इस कोड के साथ ज्वाइन करना है। इस कोड का यूज करने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है। और जाने से पहले कमेंट सेक्शन पे अपने थॉट्स जरूर लिखिएगा फॉर ज्योग्राफी। बताइए कि आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी आपको कैसी लगती है, और आप कौन से वो टॉपिक्स हैं जो और पढ़ना चाहते हैं। मेरे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।